हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। वीडियो आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि मेरा भी सीटेट का पेपर था और तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। इसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ। आई होप कि आप लोगों का सीटेट का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। जिनका भी सीटेट का पेपर अच्छा गया है वे लोग इस सीरीज को BPSC 3.0 के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं। और ऐसे स्टूडेंट जिनका सीटेट का पेपर अच्छा नहीं गया है या फिर ऐसे स्टूडेंट जो पहली बार अगस्त में सीटेट का पेपर देंगे, वे लोग भी इस NCERT सीरीज को देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के हमारे चैप्टर का नाम है 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में हम क्या कुछ पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम 1707 ईस्वी में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी तब से लेकर 1761 ईस्वी में जब पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी के बीच जो भारतीय उपमहाद्वीप में नई नई शक्तियों का जो गठन हुआ था, नए नए राज्यों का जो उदय हुआ था, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप मानचित्र 1 और 2 को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान उपमहाद्वीप में कुछ विशेष रूप से उल्लेखनीय घटनाएं घटी। गौर कीजिए कि कई स्वतंत्र राज्यों के उदय से मुगल साम्राज्य की सीमाएं किस तरह से बदली। आप यह भी देखें कि 1765 तक एक अन्य शक्ति यानी ब्रिटिश सत्ता ने पूर्वी भारत के बड़े बड़े हिस्सों को सफलतापूर्वक हड़प लिया था। एक बार मैं पहले आपको ये दोनों मानचित्र दिखा दूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं इमेज में, ये है मानचित्र 1 और ये है मानचित्र 2। ओके, आप यहाँ पर जो ऑरेंज कलर का जो क्षेत्र देख रहे हैं, ये वाला और ये वाला क्षेत्र, ये वो क्षेत्र है जो ब्रिटिश नियंत्रण के अंतर्गत आते थे 18वीं शताब्दी के मध्य में। ओके, अब हम आगे पढ़ेंगे। 18वीं शताब्दी के दौरान जब नई नई शक्तियों का उदय हुआ और स्वतंत्र राज्यों का उदय होने से मुगल साम्राज्य की सीमा घटने लगी, तो उसी समय क्या हुआ कि 1765 ईस्वी तक एक अन्य शक्ति ब्रिटिश सत्ता के रूप में उभरी और पूर्वी भारत के बड़े बड़े हिस्सों को सफलतापूर्वक हड़पना शुरू किया। ओके, 18वीं शताब्दी एक ऐसी अवधि थी जब भारत में राजनीतिक परिस्थितियां अपेक्षाकृत एक छोटे से समय अंतराल में बड़ी तेजी से अचानक बदलनी शुरू हो गई थी। और 18वीं शताब्दी जो थी वह एक ऐसी अवधि मानी जाती है जब भारत में जो राजनीतिक परिस्थितियां थी वह छोटे से समय अंतराल में ही बड़ी तेजी से अचानक से बदलनी शुरू हो गई थी। इस अध्याय में हम 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध मोटे तौर पर 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी से 1761 तक जब पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई के दौरान उपमहाद्वीप में उत्पन्न हुई नई राजनीतिक शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इस चैप्टर में हम औरंगजेब की मृत्यु से लेकर 1761 में जब पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी उस बीच जो घटनाएं घटी थी उसके बारे में पढ़ेंगे। मुगल साम्राज्य और परवर्ती मुगलों के लिए संकट की स्थिति। अध्याय 4 में आपने देखा था कि मुगल साम्राज्य अपनी सफलता की ऊंचाई पर किस प्रकार पहुंचा था और फिर 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में उनके सामने तरह तरह के संकट किस प्रकार से खड़े होने लगे थे। ऐसा अनेक कारणों से हुआ। यदि आपको याद होगा तो हमने अध्याय 4 में मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि किस प्रकार मुगल शासकों ने अपने साम्राज्य को उत्थान की चरम सीमा पर पहुँचाया था। और जैसा कि हम जानते हैं कि उत्थान के बाद पतन निश्चित होता है और ऐसा ही मुगल साम्राज्य के साथ भी हुआ। 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में मुगल शासकों के सामने तरह तरह के संकट खड़े होने लगे और धीरे धीरे मुगल साम्राज्य का पतन होने लगा। और इसके पीछे कई कारण थे जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। औरंगजेब ने दक्कन में 1679 से लंबी लड़ाई लड़ते हुए साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को बहुत अधिक खर्च कर दिया था। जो मुगल बादशाह औरंगजेब हुए उन्होंने दक्कन में लंबी लड़ाई लड़ते हुए साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को बहुत अधिक खर्च कर दिया था, जिसकी वजह से भी मुगल साम्राज्य का पतन होना शुरू हो गया। औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में साम्राज्य के प्रशासन की कार्यकुशलता समाप्त होने लगी और मनसबदारों के शक्तिशाली वर्गों को वश में रखना केंद्रीय सत्ता के लिए कठिन हो गया। औरंगजेब के जो उत्तराधिकारी हुए वे जनरली अयोग्य साबित हुए और जिसके फलस्वरूप क्या हुआ कि उसके शासनकाल में साम्राज्य की जो प्रशासन की जो कार्यकुशलता थी वह समाप्त होने लगी। सूबेदार के रूप में नियुक्त अभिजात अक्सर राजस्व और सैन्य प्रशासन, दीवानी एवं फौजदारी दोनों कार्यालयों पर नियंत्रण रखते थे। इससे मुगल साम्राज्य के विशाल क्षेत्रों पर उन्हें विस्तृत राजनैतिक, आर्थिक और सैन्य शक्तियां मिल गई। जैसे जैसे सूबेदारों ने प्रांतों पर अपना नियंत्रण सुदृढ़ किया, राजधानी में पहुंचने वाले राजस्व की मात्रा में कमी आती गई।
सूबेदार के रूप में जो अभिजातों की नियुक्ति की गई थी, वे क्या करते थे, अक्सर राजस्व और सैन्य प्रशासन दोनों कार्यकलापों पर नियंत्रण रखते थे। इससे क्या हुआ कि मुगल साम्राज्य के विशाल क्षेत्रों पर इन सूबेदारों की विस्तृत राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य शक्तियां प्राप्त हो गई। जैसे जैसे सूबेदारों ने प्रांतों पर अपना नियंत्रण सुदृढ़ करना शुरू कर दिया, जो राजधानी में पहले राजस्व भेजा जाता था, उसकी मात्रा में कमी आती गई। उत्तरी तथा पश्चिमी भारत के अनेक हिस्सों में हुए जमींदारों और किसानों के विद्रोहों और कृषक आंदोलनों ने इस समस्या को और भी गंभीर बना दिया। उत्तरी तथा पश्चिमी भारत के जो अनेक हिस्से थे, उनमें जमींदारों और किसानों के विद्रोह या फिर कृषक आंदोलन ने इस समस्या को और भी गंभीर बना दिया। कभी कभी ये विद्रोह बढ़ते हुए करों के भार के विरुद्ध किए गए थे और कभी कभी ये शक्तिशाली सरदारों के द्वारा अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने की कोशिश थी। कभी कभी ये विद्रोह क्यों किए जाते थे, करों के जो भार बढ़ रहे थे उसके विरुद्ध किए गए थे, और कभी कभी ये विद्रोह शक्तिशाली सरदारों के द्वारा अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने की एक कोशिश थी। अतीत में भी विद्रोही समूहों ने मुगल सत्ता को चुनौती दी थी, परंतु अब ऐसे समूहों ने क्षेत्र के आर्थिक संसाधनों का प्रयोग अपनी स्थितियों को मजबूत करने के लिए किया। जिस तरह से धीरे धीरे राजनीतिक व आर्थिक सत्ता प्रांतीय सूबेदारों, स्थानीय सरदारों व अन्य समूहों के हाथों में आ रही थी, औरंगजेब के उत्तराधिकारी इस बदलाव को रोक न सके। चूँकि औरंगजेब के जो उत्तराधिकारी थे वे अयोग्य साबित हुए थे, इसलिए जो धीरे धीरे राजनीतिक व आर्थिक सत्ता प्रांतीय सूबेदारों, स्थानीय सरदारों व अन्य समूहों के हाथों में आ रही थी, उसे औरंगजेब के उत्तराधिकारी रोक न सके। बढ़ते हैं आगे। भरपूर फसल और खाली तिजोरियां। एक तत्कालीन लेखक ने साम्राज्य के वित्तीय दिवालियेपन का वर्णन इन शब्दों में किया है। उस समय के जो एक लेखक थे, उन्होंने साम्राज्य के वित्तीय दिवालियेपन का वर्णन किया था, जो यहाँ पर दिया गया है। बड़े जमींदार निस्सहाय और निर्धन हो गए। उनके किसान वर्ष में 2 फसलें उगाते हैं, लेकिन उन्हें दोनों में से कुछ नहीं मिलता है। उनके स्थानीय गुमास्ते एक तरह से किसानों के हाथ की कठपुतली बने रहते हैं, जैसे कि स्वयं किसान अपने ऋणदाता के वश में रहता है, जब तक कि वह साहूकार का कर्जा नहीं चुका देता। इस प्रकार संपूर्ण व्यवस्था एवं प्रशासन इतना चकनाचूर हो चुका है कि यद्यपि किसान अपनी फसल के जरिए मानो सोना बटोरता है, लेकिन उसके मालिक जमींदार को एक तिनके का टुकड़ा भी नहीं मिलता है। ऐसी हालत में जमींदार सशस्त्र सेना कैसे रख सकते हैं जिनकी उत्साह की जाती है। वे अपने सैनिकों को जो लड़ाई के समय उनके आगे आगे चलते हैं, और घुड़सवारों को जो उनके ठीक पीछे चलते हैं, पैसा कहाँ से देंगे। यहाँ पे औरंगजेब के उत्तराधिकारी के समय में किसानों और जमींदारों की क्या स्थिति थी, उसका वर्णन किया गया है। ओके, इस आर्थिक व राजनीतिक संकट के बीच ईरान के शासक नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया और संपूर्ण नगर को लूटकर भारी मात्रा में धन दौलत ले गया। और इसी बीच क्या हुआ कि ईरान के जो शासक थे, जिनका नाम था नादिर शाह, उसने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया और संपूर्ण नगर को लूटकर बड़ी मात्रा में धन दौलत को वापस ईरान ले गया। नादिर शाह के आक्रमण के बाद अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों का तांता लगा रहा। नादिर शाह के आक्रमण के बाद क्या हुआ कि जो अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली था, उसने भारत पर आक्रमण शुरू किया। उसने तो 1748 से 1761 के बीच 5 बार उत्तरी भारत पर आक्रमण किया और लूटपाट मचाई। अहमद शाह अब्दाली ने 1748 से 1761 के बीच 5 बार उत्तरी भारत पर आक्रमण किया और लूटपाट मचाई। नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण। नादिर शाह के आक्रमण के परिणाम स्वरूप दिल्ली में जो विध्वंस हुआ, उसका वर्णन समकालीन प्रेक्षकों ने किया था। इनमें से एक ने मुगल कोष से जिस तरह धन लूटा गया था, उसका वर्णन इस तरह से किया है। 60 लाख रुपये और कई हजार सोने के सिक्के, लगभग 1 करोड़ रुपये के सोने के बर्तन, लगभग 50 करोड़ रुपये के गहने, जवाहरात और अन्य चीज़ें ले गया, जिनमें से कुछ तो इतनी बेशकीमती थी कि दुनिया में उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, जैसे तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन। नादिर शाह ने जब भारत पर आक्रमण किया था, तो उसने भारत से बहुत सारा धन लूटकर अपने देश ले गया, ईरान ले गया वापस। लेकिन उसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि बहुत ही बेशकीमती थी, जिसका कि दुनिया में कोई मुकाबला नहीं कर सकता, और उसी में से एक था तख्ते ताउस, जिन्हें मयूर सिंहासन कहा जाता है। एक अन्य वृत्तांत में दिल्ली पर आक्रमण के प्रभाव का वर्णन मिलता है। जो कभी मालिक थे, अब बड़ी दर्दनाक हालत में आ गए। जिन्हें कभी भरपूर आदर इज्जत दी जाती थी, उन्हें अब प्यास बुझाने के लिए पानी भी नहीं मिलता। अलग थलग पड़े लोगों को उनके कोनों से खींचकर बाहर निकाल दिया गया। दौलतमंदों को भिखारी बना दिया गया। जो शौकीन लोग कभी
तरह तरह के सुंदर कपड़े पहनकर पोशाकों का नया नया फैशन चलाते थे, अब नंगे घूमने लगे। और जिनके पास जमीन जायदाद की कोई कमी नहीं थी, वे अब बेघर हो गए। नया शहर शाहजहानाबाद अब मलबे का ढेर बन गया। नादिर शाह ने तब शहर के पुराने मोहल्लों पर हमला बोला और वहाँ की सारी दुनिया को तबाह कर डाला। यहाँ नादिर शाह के द्वारा जो भारत में आतंक फैलाया गया था, जो लूटपाट मचाई गई थी, उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इमेज में, ये है नादिर शाह जिसने भारत पर आक्रमण किया था। ओके, हम बढ़ते हैं आगे। साम्राज्य पर सब ओर से दबाव तो पड़ ही रहा था। अभिजातों के विभिन्न समूहों को पारस्परिक प्रतिद्वंदिता ने उसे और भी कमजोर बना डाला। ये अभिजात दो बड़े गुटों में बटे हुए थे, ईरानी और तुरानी। ये जो अभिजात थे, ये दो बड़े गुटों में बटे हुए थे। इनमें से एक थे ईरानी और दूसरा था तुरानी। काफ़ी समय तक परवर्ती मुगल बादशाह इनमें से एक या दूसरे समूह के हाथों की कठपुतली बने रहे। बेहद अपमानजनक स्थिति तब पैदा हो गई जब मुगल बादशाहों फर्रुखसियर, जिसका शासनकाल 1713 से लेकर 1719 ईस्वी तक रहा, और आलमगीर द्वितीय, जिसका शासनकाल 1754 ईस्वी से लेकर 1759 ईस्वी तक रहा, की हत्या हो गई। और दो अन्य बादशाहों, अहमद शाह, जिसका शासनकाल 1748 से लेकर 1754 ईस्वी तक रहा, और शाह आलम द्वितीय, जिसका शासनकाल 1759 ईस्वी से लेकर 1816 ईस्वी तक रहा, को उनके अभिजातों ने अंधा कर दिया। मुगल सम्राटों की सत्ता के पतन के साथ साथ बड़े प्रांतों के सूबेदारों और बड़े जमींदारों ने उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में अपनी शक्ति और प्रबल बना ली, जैसे अवध, बंगाल और हैदराबाद। मुगल सम्राटों की सत्ता के पतन के साथ साथ क्या हुआ कि जो बड़े बड़े प्रांत के सूबेदार थे और जमींदार थे, उन्होंने उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में अपनी शक्ति को और भी प्रबल बना लिया। और ये बड़े बड़े प्रांत कौन कौन से थे? अवध, बंगाल और हैदराबाद। एक अभिजात के दरबार में स्वागत करते हुए फर्रुखसियर, आप यहाँ पर देख सकते हैं। राजपूत, बहुत से राजपूत घराने, विशेष रूप से अंबर और जोधपुर के राजघराने, मुगल व्यवस्था में विशिष्टता के साथ सेवारत रहे थे। बदले में उन्हें अपनी वतन जागीरों पर पर्याप्त स्वायत्तता का आनंद लेने की अनुमति मिली हुई थी। अब 18वीं शताब्दी में इन शासकों ने अपने आसपास के इलाकों पर अपने नियंत्रण का विस्तार करने के लिए अपने हाथ पांव मारने शुरू किए। जोधपुर के राजा अजित सिंह ने भी मुगल दरबार की गुटिया राजनीति में अपने पैर फंसा दिए। अब क्या हुआ कि 18वीं शताब्दी में इन राजपूत शासकों ने अपने आसपास के इलाकों पर अपने नियंत्रण का विस्तार करने के लिए प्रयत्न करना शुरू कर दिया। और जोधपुर के जो राजा अजित सिंह थे, उन्होंने मुगल दरबार की राजनीति में भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। इन प्रभावशाली राजपूत घरानों ने गुजरात और मालवा के लाभदायक सूबों की सूबेदारी का दावा किया। जोधपुर के राजा अजित सिंह को गुजरात की सूबेदारी और अंबर के सवाई राजा जय सिंह को मालवा की सूबेदारी मिल गई। बादशाह जहांदार शाह ने 1713 में इन राजाओं के इन पदों का नवीकरण कर दिया। उन्होंने अपने वतनों के पास पड़ोस के शाही इलाकों के कुछ हिस्सों पर कब्जा करने की भी कोशिश की। जोधपुर राजघराने ने नागौर को जीत लिया और अपने राज्य में मिला लिया। दूसरी ओर अंबर ने भी बूंदी के बड़े बड़े हिस्सों पर अपना कब्जा कर लिया। सवाई राजा जय सिंह ने जयपुर में अपनी नई राजधानी स्थापित की और उसे 1722 में आगरा की सूबेदारी दे दी गई। दूसरी ओर क्या हुआ कि अंबर ने भी बूंदी के बड़े बड़े हिस्सों पर अपना कब्जा कर लिया और सवाई राजा जय सिंह ने जयपुर में अपनी नई राजधानी स्थापित की और 1722 ईस्वी में जय सिंह को आगरा की सूबेदारी प्राप्त हो गई। 1740 के दशक से राजस्थान में मराठों के अभियानों ने इन रजवाड़ों पर भारी दबाव डालना शुरू कर दिया, जिससे उनका अपना विस्तार आगे होने से रुक गया। कई राजपूत सरदारों ने पहाड़ियों की चोटियों पर किले बनाए जो सत्ता के केंद्र बने। कई राजपूत सरदार जो थे, उन्होंने पहाड़ियों की चोटियों पर किले बनवाए जो कि सत्ता का केंद्र बना। व्यापक किलेबंदी के साथ इन भव्य संरचनाओं में नगर, महलें, मंदिर, व्यापक केंद्र, जल संग्रहण संरचनाएं और अन्य इमारतें होती थीं। चित्तौड़गढ़ किले में तालाब, कुंडी, बावली जैसे कई जल निकाय थे। विस्तृत किलेबंदी के साथ इन भव्य संरचनाओं में क्या क्या होता था? महलें होती थी, मंदिर, व्यापारी केंद्र, जल संग्रहण संरचनाएं और अन्य इमारतें होती थी। चित्तौड़गढ़ का जो किला था उसमें तालाब, कुंडी, बावली जैसे कई जल निकाय थे। चित्तौड़गढ़ किला राजस्थान, आप यहाँ पर देख सकते हैं इमेज में। कई राजपूत शासकों ने मुगलों का अधिराजत्व स्वीकार किया था, लेकिन मेवाड़ एकमात्र राजपूत राज्य था जिसने मुगल सत्ता को चुनौती दी थी। राणा प्रताप 1572 में उदयपुर तथा मेवाड़ के बड़े क्षेत्र पर नियंत्रण के साथ मेवाड़ की राजगद्दी पर आसीन हुए।
राणा के पास मुगल अधिराजत्व को स्वीकार करने के लिए कई दूतों को भेजा गया, लेकिन वे अपने निर्णय पर दृढ़ रहे। जयपुर के राजा जयसिंह 1732 के एक फारसी वृत्तांत में राजा जयसिंह का वर्णन है। राजा जयसिंह अपनी सत्ता की चरम सीमा पर थे। 12 वर्ष के लिए वे आगरा के सूबेदार रहे और 5 या 6 वर्ष के लिए मालवा के। उनके पास विशाल सेना, तोपखाना तथा भारी मात्रा में धन संपदा थी। उनका प्रभाव दिल्ली से लेकर नर्मदा नदी के तट तक फैला हुआ था। मेहरगढ़ किला जोधपुर, आप यहाँ पर मेहरगढ़ का किला देख रहे हैं। अम्बेर के शासक सवाई जयसिंह ने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में 5 खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण किया। जंतर मंतर के नाम से विख्यात इन वेधशालाओं में खगोलीय पिंडों के अध्ययन हेतु कई उपकरण हैं। अम्बेर के जो शासक सवाई राजा थे, उन्होंने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में 5 खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। जंतर मंतर के नाम से विख्यात इन वेधशालाओं में खगोलीय पिंड के अध्ययन के लिए कई उपकरण विद्यमान है। आपको मैं दिखा दूँ एक बार इमेज में। ये है जंतर मंतर जो कि जयपुर में स्थित है। यहाँ सवाई राजा जय सिंह ने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था, जिसे हम जंतर मंतर के नाम से जानते हैं। ओके। आज़ादी हासिल करना सिख। अध्याय 6 में आपने पढ़ा कि 17वीं शताब्दी के दौरान सिख एक राजनीतिक समुदाय के रूप में गठित हो गए। आपको याद होगा कि हमने चैप्टर नंबर 6 में सिखों के बारे में पढ़ा था। 17वीं शताब्दी के दौरान सिख एक राजनीतिक समुदाय के रूप में गठित हो गए थे। इससे पंजाब के क्षेत्रीय राज्य निर्माण को बढ़ावा मिला। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना से पूर्व और उसके पश्चात राजपूत व मुगल शासकों के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ी। जो सिखों के गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने 1699 खालसा पंथ की स्थापना से पहले और उसके पश्चात राजपूत व मुगल शासकों के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ी थी। 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर के नेतृत्व में खालसा ने मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किए। 1708 ईस्वी में जब गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो गई, उसके बाद बंदा बहादुर के नेतृत्व में खालसा ने मुगल सत्ता के खिलाफ कई विद्रोह किए। उन्होंने बाबा गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नामों वाले सिक्के गढ़कर अपने शासन को सार्वभौम बताया। बंदा बहादुर ने बाबा गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम वाले सिक्के चलाकर अपने शासन को सार्वभौम बताया। सतलुज और यमुना के बीच के क्षेत्र में उन्होंने अपने प्रशासन की स्थापना की। 1715 में बंदा बहादुर को बंदी बना लिया गया और उसे 1716 ईस्वी में मार दिया गया। बंदा बहादुर ने सतलुज और यमुना नदियों के बीच के क्षेत्र में अपने प्रशासन की स्थापना की थी। 1715 ईस्वी में बंदा बहादुर को बंदी बना लिया गया था और 1716 ईस्वी में उसे मार दिया गया। 18वीं शताब्दी में कई योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को पहले जत्थों में और बाद में मिसलों में संगठित किया। 18वीं शताब्दी में क्या हुआ कि कई योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने पहले अपने आप को जत्थों में और बाद में मिसलों में संगठित किया। इन जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेनाएं दल खालसा कहलाती थी और इन जत्थों और मिसलों की जो संयुक्त सेनाएं होती थी वह क्या कहलाती थी? दल खालसा कहलाती थी। उन दिनों दल खालसा बैसाखी और दिवाली के पर्वों पर अमृतसर में मिलता था। उन दिनों क्या था कि दल खालसा बैसाखी और दिवाली के पर्वों पर कहाँ मिलते थे? अमृतसर में मिलते थे। इन बैठकों में वे सामूहिक निर्णय लिए जाते थे जिन्हें गुरुमत्ता गुरु के प्रस्ताव कहा जाता था। और इन बैठकों में जब अमृतसर में ये बैठक करते थे, वहाँ पे जो सामूहिक निर्णय लिए जाते थे उसे क्या कहा जाता था? गुरुमत्ता यानी कि गुरु के प्रस्ताव कहा जाता था। सिखों ने राखी व्यवस्था स्थापित की, जिसके अंतर्गत किसानों से उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता था। सिखों ने कौन सी व्यवस्था स्थापित की थी? राखी व्यवस्था, जिसके अंतर्गत क्या होता था कि किसानों से उनकी उपज का 20% कर के रूप में लिया जाता था और बदले में सिखों को संरक्षण प्रदान किया जाता था। महाराजा रंजीत सिंह की तलवार आप यहाँ पर देख सकते हैं। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा को प्रेरित किया था कि शासन उनके भाग्य में है। अपने सुनियोजित संगठन के कारण खालसा पहले मुगल सूबेदारों के खिलाफ और फिर अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ सफल विरोध प्रकट कर सका। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा को यह प्रेरणा दी थी कि शासन जो है वह उनके भाग्य में है और अपने सुनियोजित संगठन के कारण खालसा पहले मुगल सूबेदारों के खिलाफ और फिर बाद में अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ सफल विरोध कर सका। अहमद शाह अब्दाली ने मुगलों से पंजाब का समृद्ध प्रांत और सरहिंद की सरकार को अपने कब्जे में कर लिया था। अहमद शाह अब्दाली जो था वह मुगलों से क्या किया था? पंजाब का समृद्ध प्रांत और सरहिंद की जो सरकार थी उसे अपने कब्जे में ले लिया था। खालसा ने 1765 में अपना सिक्का गढ़कर सार्वभौम शासन की घोषणा की
यह महत्वपूर्ण है कि सिक्के पर उत्कीर्ण शब्द वही थे जो बंदा बहादुर के समय में खालसा के आदेशों में पाए जाते थे। खालसा ने 1765 ईस्वी में अपना सिक्का गढ़कर सार्वभौम शासन की घोषणा की थी। इससे पहले बंदा बहादुर ने भी सिक्का गढ़कर सार्वभौम शासन की घोषणा की थी। और महत्वपूर्ण बात यह है कि सिक्के पर जो उत्कीर्ण शब्द थे वे बंदा बहादुर द्वारा जो सिक्के पर शब्द उत्कीर्ण करवाए गए थे उसी से मिलता जुलता था। 18वीं शताब्दी के अंतिम भाग में सिख इलाके सिंधु से यमुना तक फैले हुए थे। यद्यपि ये विभिन्न शासकों में बटे हुए थे, इनमें से एक शासक महाराजा रंजीत सिंह ने विभिन्न सिख समूहों में फिर से एकता कायम करके 1799 में लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्ष में क्या हुआ कि सिख इलाके सिंधु से लेकर यमुना तक फैले हुए थे। हालांकि ये विभिन्न शासकों में बटे हुए थे और इनमें से एक प्रसिद्ध शासक था महाराजा रंजीत सिंह मराठा। अब हम मराठों के बारे में पढ़ेंगे। मराठा राज्य एक अन्य शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्य था जो मुगल शासन का लगातार विरोध करके उत्पन्न हुआ था। मराठा राज्य जो था वह एक शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्य था जो कि मुगल शासन का लगातार विरोध करके उत्पन्न हुआ था। शिवाजी, जिनका शासनकाल 1627 से लेकर 1680 ईस्वी तक रहा, ने शक्तिशाली योद्धा परिवारों देशमुखों की सहायता से एक अस्थायी राज्य की स्थापना की। अत्यंत गतिशील कृषक पशुचारक मराठों की सेना के मुख्य आधार बन गए। अत्यंत गतिशील जो कृषक पशुचारक थे, जिन्हें कुणबी कहा जाता था, वह मराठों की सेना के मुख्य आधार बन गए। शिवाजी ने प्रायद्वीप में मुगलों को चुनौती देने के लिए इस सैन्य बल का प्रयोग किया। मृत्यु के पश्चात मराठा राज्य में प्रभावी शक्तिशाली चित्तपावन ब्राह्मणों के एक परिवार के हाथ में रही, जो शिवाजी के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में पेशवा यानी कि प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं देते रहे। पुणे मराठा राज्य की राजधानी बन गया और पुणे जो था वह मराठा राज्य की राजधानी बन गया। पेशवाओं की देखरेख में मराठों ने एक अत्यंत सफल सैन्य संगठन का विकास कर लिया। उनकी सफलता का रहस्य यह था कि वे मुगलों के किलाबंद इलाकों से टक्कर न लेते हुए उनके पास से चुपचाप निकलकर शहरों कस्बों पर हमला बोलते थे और मुगल सेना से ऐसे मैदानी इलाकों में मुठभेड़ लेते थे जहां रसद पाने और कुमक आने के रास्ते आसानी से रोके जा सकते थे। 1720 से 1761 के बीच मराठा साम्राज्य का काफ़ी विस्तार हुआ। उसने धीरे धीरे काफ़ी सफलतापूर्वक मुगल साम्राज्य की सत्ता को क्षति पहुंचाई। 1720 से 1761 ईस्वी के बीच क्या हुआ कि मराठा साम्राज्य का काफ़ी विस्तार हुआ, काफ़ी उत्थान हुआ और मराठा शासकों ने धीरे धीरे करके मुगल साम्राज्य की सत्ता को क्षति पहुँचाना शुरू किया। 1720 के दशक तक मालवा और गुजरात मुगलों से छीन लिए गए। 1730 के दशक तक मराठा नरेश को समस्त दक्कन प्रायद्वीप के अधिपति के रूप में मान्यता मिल गई और साथ ही इस क्षेत्र पर चौथ और सरदेशमुखी कर वसूलने का अधिकार भी मिल गया। यहाँ पर चौथ और सरदेशमुखी कर के बारे में बताया गया है। चौथ, जमींदारों द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व का 25% दक्कन में इनको मराठा वसूलते थे। चौथ कर कौन सा कर होता था? जो जमींदारों द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व का 25% दक्कन में मराठा द्वारा वसूला जाता था। सरदेशमुखी कर कौन सा कर होता था? दक्कन में मुख्य राजस्व संग्रहकर्ता को दिए जाने वाला भू राजस्व का 9 से 10% हिस्सा। ओके। 1737 में दिल्ली पर धावा बोलने के बाद मराठा प्रभुत्व की सीमाएं तेजी से बढ़ी। 1737 में जब मराठा शासकों ने दिल्ली पर आक्रमण किया, तब मराठा प्रभुत्व की सीमाएं जो थी वह तेजी से बढ़ने लगी। वे उत्तर में राजस्थान और पंजाब, पूर्व में बंगाल और उड़ीसा तथा दक्षिण में कर्नाटक और तमिल एवं तेलुगु प्रदेशों तक फैल गई। इन क्षेत्रों को औपचारिक रूप से मराठा साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया गया, मगर मराठा प्रभुसत्ता को स्वीकार करने के तरीके के रूप में उनसे भेंट की रकम ली जाने लगी। 1737 में जब दिल्ली पर मराठा ने आक्रमण किया तो उनकी सीमाएं तेजी से बढ़ने लगी। इन क्षेत्रों को औपचारिक रूप से तो मराठा साम्राज्य में शामिल नहीं किया गया, लेकिन मराठा प्रभुसत्ता को स्वीकार करने के तरीके के रूप में उनसे भेंट की रकम ली जाने लगी। साम्राज्य के इस विस्तार से उन्हें संसाधनों का भंडार तो मिल गया, मगर उसके लिए उन्हें कीमत भी चुकानी पड़ी। मराठा द्वारा जो साम्राज्य का इतना विस्तार किया गया था, इसके फलस्वरूप मराठों को संसाधनों का भंडार तो मिल गया, लेकिन इसके लिए उन्हें कीमत भी चुकानी पड़ी थी। मराठों के सैन्य अभियानों के कारण अन्य शासक भी उनके खिलाफ खड़े हो गए। मराठों का जो सैन्य अभियान था उसके कारण जो अन्य शासक थे वे भी मराठों के खिलाफ खड़े हो गए। परिणाम स्वरूप मराठों को 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अन्य शासकों से कोई सहायता नहीं मिली, क्योंकि अन्य शासक जो थे वो मराठों के सैन्य अभियान के खिलाफ खड़े हो गए थे। इसलिए जो 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई उसमें अन्य शासकों ने मराठों का साथ नहीं दिया।
अंतहीन सैन्य अभियानों के साथ साथ मराठों ने एक प्रभावी प्रशासन व्यवस्था तैयार की। जब किसी इलाके पर एक बार विजय अभियान पूरा हो जाता था और मराठों का शासन सुरक्षित हो जाता था, तो वहां स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे भू राजस्व की मांग की गई। सैन्य अभियानों के साथ साथ मराठों ने एक प्रभावशाली प्रशासन व्यवस्था तैयार की। जब किसी इलाके पर मराठा एक बार विजय अभियान पूरा कर लेते थे और मराठों का शासन सुरक्षित हो जाता था, तो वहां स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मराठा धीरे धीरे करके उनसे भू राजस्व की मांग करते थे। कृषि को प्रोत्साहित किया गया और व्यापार को पुनर्जीवित किया गया। इससे सिंधिया, गायकवाड़ और भोसले जैसे मराठा सरदारों को शक्तिशाली सेनाएं खड़ी करने के लिए संसाधन मिल सके। 1720 के दशक में मालवा में मराठा अभियानों ने उस क्षेत्र में स्थित शहरों के विकास व समृद्धि को कोई हानि नहीं पहुंचाई। उज्जैन सिंधिया के संरक्षण और इंदौर होलकर के आश्रय में फलता फूलता रहा। 1720 के दशक में क्या हुआ कि मालवा में मराठा अभियानों ने उन क्षेत्रों में स्थित शहरों के विकास और समृद्धि को कोई हानि नहीं पहुंचाई। सिंधिया के संरक्षण में और इंदौर होलकर के आश्रय में फलता फूलता रहा, विकसित होता रहा। ये शहर हर तरह से बड़े और समृद्धशाली थे और वे महत्वपूर्ण वाणिज्यिक और सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में कार्य कर रहे थे। मराठों द्वारा नियंत्रित इलाकों में व्यापार के नए मार्ग खुले। चंदेरी के क्षेत्र में उत्पादित रेशमी वस्त्रों को मराठों की राजधानी पुणे में नया बाजार मिला। बुरहानपुर पहले आगरा और सूरत के बीच की दूरी पर ही अपने व्यापार में संलग्न था, लेकिन अब उसने अपने वाणिज्यिक भीतरी क्षेत्र को बढ़ाकर दक्षिण में पुणे और नागपुर को तथा पूर्व में लखनऊ तथा इलाहाबाद को शामिल कर लिया था। ऊपर कुछ पॉइंट्स छूट गए हैं, एक बार मैं आपको दिखा दूं। शिवाजी का रूप चित्र आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं इनके बारे में। 17वीं सदी के अंत तक दक्कन में शिवाजी के नेतृत्व में एक शक्तिशाली राज्य के उदय की शुरुआत हुई, जिससे अंततः एक मराठा राज्य की स्थापना हुई। 17वीं सदी के अंत तक क्या हुआ कि दक्कन में शिवाजी के नेतृत्व में एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना हुई थी, जिससे अंततः एक मराठा राज्य की स्थापना हुई। शिवाजी का जन्म 1630 में शाहजी और जीजाबाई से हुआ। अपनी माता और अभिभावक दादा कोंडदेव के मार्गनिर्देशन में शिवाजी कम उम्र में ही विजय पथ पर निकल पड़े। शिवाजी का जन्म कब हुआ था? 1630 ईस्वी में। और अपनी माता और अभिभावक जो उनके बाबा थे कोंडदेव के मार्गनिर्देशन में शिवाजी कम उम्र में ही विजय पथ पर निकल पड़े थे। जावली पर कब्जे ने उन्हें मालवा पठारों का अविवादित मुखिया बना दिया, जिससे उनके क्षेत्र विस्तार का पथ प्रशस्त किया। बीजापुर और मुगलों के खिलाफ उनके कारनामों ने उन्हें विख्यात व्यक्तित्व बना दिया। वे अपने विरोधियों के खिलाफ प्रायः गुरिल्ला युद्ध कला का प्रयोग करते थे। छत्रपति शिवाजी अपने विरोधियों के खिलाफ कौन से युद्ध कला का प्रयोग करते थे? गुरिल्ला युद्ध कला का प्रयोग करते थे। चौथ और सरदेश मुखी पर आधारित राजस्व संग्रह प्रणाली की सहायता से उन्होंने एक मजबूत मराठा राज्य की नींव रखी। चौथ और सरदेश मुखी पर आधारित जो राजस्व संग्रह प्रणाली थी, उसके आधार पर शिवाजी ने एक मजबूत मराठा साम्राज्य की नींव डाली। बाजीराव प्रथम, जो बाजीराव बल्लाल के नाम से भी जाने जाते हैं, पेशवा बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे। उन्हें विंध्य के पार मराठा राज्य के विस्तार का श्रेय प्राप्त है तथा वे मालवा, बुंदेलखंड, गुजरात और पुर्तगालियों के खिलाफ सैन्य अभियानों के लिए भी जाने जाते हैं। जाट, अन्य राज्यों की तरह जाटों ने भी 17वीं और 18वीं शताब्दियों में अपनी सत्ता सुदृढ़ की। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा है सिखों के बारे में या फिर मराठा के बारे में, उसी प्रकार जाटों ने भी 17वीं और 18वीं शताब्दियों में अपनी सत्ता सुदृढ़ की। अपने नेता चूड़ामन के नेतृत्व में उन्होंने दिल्ली के पश्चिम में स्थित क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण कर लिया। 1680 के दशक तक आते आते उनका प्रभुत्व दिल्ली और आगरा के दो शाही शहरों के बीच के क्षेत्र पर होना शुरू हो गया। वस्तुतः कुछ अरसे के लिए वे आगरा शहर के अभिरक्षक ही बन गए और जाटों के जो नेता थे चूड़ामन, उनके नेतृत्व में जाटों ने दिल्ली के पश्चिम में स्थित क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण कर लिया था और 1680 के दशक तक आते आते जाटों का प्रभुत्व दिल्ली और आगरा के दो शाही शहरों के बीच के क्षेत्र पर होना शुरू हो गया। जाट समृद्ध कृषक थे और उनके प्रभुत्व क्षेत्र में पानीपत तथा बल्लभगढ़ जैसे शहर महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गए। सूरजमल के राज में भरतपुर शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला बोलकर उसे लूटा तो दिल्ली के कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भरतपुर में शरण ली। सूरजमल के नेतृत्व में भरतपुर एक शक्तिशाली राज्य बन गया। 1739 ईस्वी में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया तो दिल्ली के कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भरतपुर में शरण ली थी। नादिर शाह के पुत्र
जवाहिर शाह के पास 30,000 सैनिक थे। उसने 20,000 अन्य सैनिक मराठाओं के लिए, 15,000 सैनिक सिखों के लिए और इन सब के बलबूते पर वह मुगलों से लड़ा। जो नादिर शाह का पुत्र था जवाहिर शाह, उसके पास 30,000 सैनिक थे। उसने 20,000 सैनिक मराठाओं के लिए, 15,000 सैनिक सिखों के लिए और इन सब के बलबूते पर वह मुगलों से लड़ाई लड़ी। जहां भरतपुर का किला काफ़ी हद तक पारंपरिक शैली में बनाया गया, वहीं दीग में जाटों ने अंबर और आगरा की शैलियों का समन्वय करते हुए एक विशाल बाग महल बनवाया। जहां भरतपुर का जो किला है वह पारंपरिक शैली में बनाया गया था, वहीं दीग में जाटों ने अंबर और आगरा की शैलियों को मिलाते हुए एक विशाल बाग महल का निर्माण करवाया था। शाही वास्तुकला जिन रूपों को पहली बार शाहजहां के युग में जोड़ा गया था, दीग की इमारतें उन्हीं रूपों के नमूनों पर बनाई गई थी। शाही वास्तुकला के जिन रूपों को पहली बार शाहजहां के युग में प्रयोग किया गया था, दीग की इमारतें उन्हीं रूपों के नमूनों पर बनाई गई थी। एक बार मैं दिखा दूं आपको इमेज में, यहाँ पे दिया गया है इमेज दीग के महल का। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह है दीग का महल जिसका निर्माण 18वीं शताब्दी में किया गया था। ओके, जाटों की शक्ति सूरजमल के समय पराकाष्ठा पर पहुंचा, जिन्होंने 1756 से लेकर 1763 के दौरान भरतपुर जाट राज्य को संगठित किया। सूरजमल के राजनीतिक नियंत्रण में जो क्षेत्र शामिल थे उसमें आधुनिक पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली शामिल थे। सूरजमल ने कई किले और महल बनवाए, जिनमें से भरतपुर का प्रसिद्ध लोहगढ़ का किला इन क्षेत्रों में बने से मजबूत किलों में से एक था। सूरजमल ने अनेक किलों महलों का निर्माण करवाया था, जिनमें से भरतपुर का जो प्रसिद्ध लोहगढ़ का किला है वह इन क्षेत्रों में सबसे मजबूत किलों में से एक था। ओके, आज का हमारा चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, यदि आपको अपना कोई सजेशन या फिर सुझाव देना है तो आप अपना सजेशन निश्चित ही कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं ज़रूर उस पर काम करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू।